जय श्री राम। अभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा, घरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। कैसे आप मित्रों? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे वीडियो का लाभ बराबर ले रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज का जो विषय है, ये हमारे कुछ मित्रों ने हमें ये विषय बताया था, इसी का पड़ोसी विषय, तो वो विषय भी हम लेंगे 2-4 दिन में। पड़ोसी विषय से तात्पर्य क्या है कि हमसे एक प्रश्न किया गया था कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में बताइए। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में अवश्य बताएंगे। आज हमने उनके कलीग, मंत्रिमंडलीय सहयोगी की बात करना तय किया है। लेकिन उससे पहले, जैसे कल हमने जो बात की कि देश में उपद्रव बार बार क्यों हो रहे हैं, तो कुछ बंधु जब लाइव के समय आ नहीं पाए तो बाद में आए, उन्होंने वीडियो देखा, तो उनके एक आध टिप्पणियों को हम यहाँ लेंगे अभी। मनीष पांचाल, आप कनाडा से हैं। आप लिख रहे हैं कि ये आपका जो संगत अंकों का सकारात्मक और नकारात्मक यानी 16 गुना या 12 गुना ये जो निष्कर्ष है, वो तो वैदिक ज्योतिष की 16 चार्ट जो बनते हैं उनको भी टक्कर देने वाला है। मनीष जी, देखिए असल बात क्या है कि अंक ज्योतिष में भाई लोगों ने खोज वोज शोध वो सब तो किए नहीं। जब किए ही नहीं तो निष्कर्ष कहाँ से आते? वो सब हुआ नहीं तो नई स्थापना, नए नियम स्थापित करना, वो सब कहाँ से होता है? तो इसीलिए अंक ज्योतिष की अब तक की किताबें जो चली आ रही है, ऐसे लगता है एक दूसरे को देख के तीसरी चौथी लिख दी। तो हमने ये जो बात की है, जो कर रहे हैं ना आपको कि इतने प्लस इतने माइनस, सकारात्मक नकारात्मक, पक्ष में विपक्ष में इतने अंक, ये उसी शोध और निष्कर्ष के द्वारा स्थापित किए गए नियमों का परिणाम है। हम चाहते हैं इस दुनिया से विदा होने से पहले पहले अंक ज्योतिष के क्षेत्र में इतना ठोस काम कर लें कि आने वाली पीढ़ियां कहें कि हाँ, भारतवर्ष में भी कुमार गणेश नाम का एक अंक ज्योतिष हुआ था जिसने योगदान दिया। तो हमारे देश की परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे देश की ज्योतिष और हमारे देश का नाम ऊंचा हो। कोशिश तो यही है, बाकी घर परिवार तो आपका हमारा सबका चलता ही है। प्रभाकर पाटिया जी लिखते हैं कि माय फेवरेट टॉपिक लाइव मिस कर दिया। कोई बात नहीं प्रभाकर जी, कोशिश कीजिए कि आइंदा जो भी जितने भी लाइव हो रहे हैं आज के समेत और जो होंगे वो आप मिस ना करें। और ये आपने वीडियो देख लिए, वीडियो देखिए, आपका फेवरेट टॉपिक है, ये हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा। और इन्हीं की एक टिप्पणी है कि हमने अपने लाइव में ये बात कही थी ममता बनर्जी वाले में कि अराजक मौसम, तो इन्होंने लिखा है कि अराजक मौसम, क्या बात बोला है गुरुजी। देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि भाषा के विद्यार्थी रहे हैं, शिक्षक रहे 18 वर्षों तक, तो तथ्यों के साथ रोचक भाषा में आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करें, बात रखें, ये हमारी कोशिश रहती है। तो मनोज बिरला जी, प्रेम प्रकाश मांडन जी, संजय सिंह जी, जितेंद्र राठौड़ जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। मनोज बिरला जी भोपाल से हैं और जितेंद्र राठौड़ जी बीकानेर से हैं। संभवतः कल परसों में शायद इन्हीं से बात हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। क्योंकि क्या होता है कि हम भी बीकानेर से हैं, देश भारत है, राज्य राजस्थान है और जिला वर्तमान जयपुर है, जिसने हमें अपनी गोद में शरण दी है, पर वैसे हमारा जिला बीकानेर है। तो एक गाना है ना, मेरे यार आए हो अपने वतन से, की आती है मिट्टी की खुशबू बदन से।
तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट बता देते हैं कि सितंबर के महीने से क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है। सितंबर के महीने से सबसे पहला बड़ा परिवर्तन तो ये है कि निशुल्क अंक ज्योतिषीय मार्गदर्शनीय परामर्श का जो प्रावधान है ना, वो हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को, यानी कि महीने में 2 दिन रखा है। और अगली बात यह है कि ये जो कार्यक्रम है लाइव का, ये सप्ताह में 4 दिन होगा, प्रतिदिन नहीं होगा, 4 दिन होगा। मंगलवार, फिर 1 दिन छोड़ के गुरुवार, फिर 1 दिन छोड़ के शनिवार, फिर रविवार। तीसरी बात यह है कि जो 1 सितंबर से इस कार्यक्रम का जो समय है वो 9 बजे की बजाय 8 बजे से होगा। 8 बजे से कितने बजे तक ये निर्भर करेगा आपकी रुचि, विषय की आवश्यकता, विषय की प्रासंगिकता और आपकी टिप्पणियां। ये निर्भर करेगा कि 8 बजे से कितने बजे तक। कभी कभी हम 1 घंटा के ऊपर 7-8 मिनट भी ले लेते हैं, कभी कभी 30-35-40 मिनट में भी पूरी कर लेते हैं बात। और साथ में ये बात ये कि अगस्त के महीने का अंतिम रविवार कब आ रहा है? परसों 25 अगस्त को, यानी 25 अगस्त को परसों निशुल्क अंक ज्योतिषीय मार्गदर्शन परामर्श का दिन है। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपका एक ही प्रश्न लिया जाएगा, इसलिए एक ही प्रश्न करें, वरना स्क्रॉल करने में यहाँ समस्या आ जाती है। दूसरी बात यह कि आपका प्रश्न सटीक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे कोई ये कहे कि मुझे किस क्षेत्र में जॉब मिल सकता है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे कब तक जॉब मिल सकता है, शादी कब तक हो सकती है, सगाई, शादी में दिक्कत आ रही है, कोई इमारत बनाई है, बेचने में दिक्कत आ रही है, पार्टनरशिप में काम करूं या ना करूं, ये सब चीजें, संतान कब तक हो सकती है। हालांकि संतान वाला प्रश्न बहुत विस्तृत होता है, फिर भी कोशिश करेंगे उसे छोटे में बताने की। और यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा तो ये रहेगा आपका जीवन साथी खुद अपना प्रश्न करे। आप अपने अवयस्क बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं, और अगर माता पिता आपके साथ रहते हैं तो पूछ सकते हैं, बस इतना। इसके अलावा आप दूसरों के बारे में, भाई भतीजा, बहन भांजा, चाचा ताऊ, नहीं पूछ सकते। किसी मित्र के बारे में भी आप नहीं पूछ सकते, उन्हें ही पूछना पड़ेगा। और झूठ बोलकर मत पूछिएगा कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है और पूछ लिया मित्र का, फिर वो फलित भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी अंतरात्मा को तो पता होगा ना कि ये झूठ बोलकर पूछ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा वो ये कि जो भी आपका प्रश्न है, उस प्रश्न में जैसे जो निवेदन आपको कर दिए उनका विशेष ध्यान रखें। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो रही गई भाई, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रश्न पूछ ही नहीं पाएंगे। तो जितने भी मित्र देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, या जो अब लाइव के बाद में वीडियो देखेंगे, और अगर उन्होंने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो कृपया वे चैनल सब्सक्राइब कर लें। 2 निवेदन और आपसे कर दें जो रोज करते हैं, कि अभी जितने भी मित्र देख रहे हैं वे इस लाइव का लिंक अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर दें। हमें बड़ा मंच मिलेगा, अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, वे सब इस लिंक को लाइक भी कर दें। लाइक कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी बात आपको पसंद आ रही है। जैसे खिलाड़ी खेलते हैं और तालियां बजाते हैं, दर्शक तालियां किस लिए? उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। चलिए, कुछ और मित्र आए हैं क्या? हेमंत विद्वी जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। जितेंद्र राठौड़ जी, अब तो हम तो देखिए एक अपना घर बार चलाने के अलावा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बाकी अब नाम रोशन तो बीकानेर मातृभूमि है, हम भला क्या कर पाएंगे। यशस्वी शर्मा, आप कह रहे हैं कि 2025 मार्च 30 को कुछ बड़ा होने वाला है, प्लीज इस पर आप कुछ बताएं। ये आप 30 मार्च 2025 को क्या बड़ा होने वाला आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? और अगर आपने कहीं और ये सुना है, देखा है किसी वीडियो में किसी और के, कि 30 मार्च 2025 को कुछ बड़ा हो रहा है, तो फिर ये उन्हीं से पूछिए, वही बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है।
क्योंकि ये तो वही बात हो गई, 4 मोहल्ले दूर किसी ने कहा कि आज रात को जयपुर में बड़ी गड़बड़ होगी और हमसे कोई आकर पूछे कि क्या होगी, हमने तो ऐसा कहा नहीं। तो यशस्वी जी, ये बात तो वही बताएंगे जिन्होंने ऐसा कहा है। हमारे संदर्भ में हमारे सामने ऐसी कोई बात आई तो हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। हम दूसरों की किसी कही बात पर टिप्पणी नहीं करते, वो उनकी मर्यादा है, हम उसका हनन नहीं करेंगे। जगदीश सिंह राठौड़ जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत। आज हम ये बात जो जैसे आपने बैनर पे देखा, थंबनेल पर देखा, ये क्यों करने जा रहे हैं? अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, बेचारे अपनी जगह अपनी कुर्सी निभा रहे हैं, अपने पद का आनंद ले रहे हैं, सरकार में बैठे हैं। ये हमें काहे की जरूरत पड़ गई कि हम जयपुर में बैठकर अजित पवार पे यहाँ बोलना चाहते हैं और बोल रहे हैं? क्यों भैया, ऐसा क्यों हो गया? हमें क्या पड़ा है किसी आदमी के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए? आ जाएं, बात करें, आपका समय भी लें। हम बार बार एक बात कहते हैं, ज्योतिषी के लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद के सूक्ष्म धर्म को छोड़ दें तो सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, फिर आता है ज्योतिष धर्म और फिर निज धर्म। अगर कोई सेलिब्रिटी है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, किसी खास जगह पर, खास मुकाम पर, विशिष्ट पद पर बैठा है, तो भाई उसके कार्यों पर, उसके कृत्यों पर, उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में बोलना, बात करना ज्योतिषी का कर्तव्य है। हाँ, वो उनमें से चुन ले वो कि इतने लोगों पे मैं बोलूंगा, वो ज्योतिषी की पसंद है कि किस पर बोले और किस पर ना बोले, लेकिन उसके बारे में, और वो रोक भी नहीं सकता, क्योंकि समाज का, राष्ट्र का, राज्य का, प्रदेश का प्रमुख व्यक्तित्व होने के नाते दूसरों को उस पर टिप्पणी करने का अधिकार है। टिप्पणी की मर्यादा अलग अलग है, सीमा रेखा अलग अलग है। मित्रों, हुआ क्या? हुआ ये कि पिछले साल, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 14 महीने, पौने 14 महीने पहले ये हुआ कि महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, तो उस कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के युवराज, शरद पवार के युवराज, उन्होंने क्या किया, अपने चाचा की पार्टी से बगावत की और पार्टी में से बड़ी संख्या में विधायक ले गए अपने साथ और पार्टी तोड़ दी। हालांकि हमारे आप ब्लॉग पर जाएंगे तो वहां हमने तो 5-5, 7-7 साल पहले लिख रखा है कि अजित पवार पार्टी तोड़ेंगे, छोड़ेंगे। जाइए, अंक ज्योतिष 369, ये हमारे ब्लॉग का शीर्षक है, और कहां है, blogspot.com और wordpress.com पर। ये लोगों को उम्मीद तो थी कि कभी न कभी ऐसा होगा, क्योंकि वजह क्या है, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद में शरद पवार को छोड़कर अजित पवार ने चुपके से यानी 23 नवंबर 2019 को, जब लोग सो रहे थे, सूर्योदय से पहले ही छुपके चोरी चोरी शपथ ले ली। खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। ये हो गया। लोग नींद से जागे तब तक तो भगत सिंह कोश्यारी ने, राज्यपाल ने इन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ही दिलवा दी। तो उसके बाद में फिर ये दूसरा मौका था। अब ये महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में, क्षेत्रों में ये हवा में तैर रही है बात कि अजित पवार लोकसभा चुनाव में बड़ा खराब प्रदर्शन करने के बाद अब पलटी मारेंगे। लोकसभा चुनाव में अजित पवार को 5 सीटें अलॉट हुई थी महायुति एनडीए में, उसमें से सिर्फ 1 सीट जीत पाए। अपनी पत्नी को लड़वाया था अपनी बहन के खिलाफ, वो चुनाव भी हार गए। तो अब ये महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्रों में बात चल रही, आवाज चल रही है कि अब ये अपने चाचा जी के पास वापस आएंगे।
यानी पहले पलटी मारकर एनसीपी से शरद पवार से गए भाजपा में, फिर भाजपा से पलटी मारकर चौथे ही दिन आ गए थे शरद पवार के पास, फिर पलटी मार कर गए भाजपा में, और अब ये चर्चा सुनने में आ रही है कि ये फिर पलटी मारेंगे। तो प्रश्न ये उठा ज्योतिषीय प्रश्न की, क्या वाकई ये पलटी मारेंगे अजित पवार फिर से? तो देखिए क्या है, बड़ी विचित्र, अद्भुत तो नहीं कहेंगे, विचित्र बात यह है, विचित्र बात यह है कि महाराष्ट्र में अभी जो सरकार चल रही है, इस सरकार के मुख्यमंत्री का भाग्यांक 4 है। 2022 में जब जून में एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई और जब देवेंद्र फडणवीस उसमें उप मुख्यमंत्री बने, किसी समय अपना ही मंत्री जो व्यक्ति रहा है उसके अधीनस्थ वो मुख्यमंत्री और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो एकनाथ शिंदे का भाग्यांक 4 है। अब ध्यान दीजिएगा, उनके जो दो नायब हैं, ये एकनाथ शिंदे, ये दो उप मुख्यमंत्री, दोनों का मूलांक 4 है। और सिर्फ 4 ही नहीं है, 22 तारीख है, और सिर्फ 22 तारीख नहीं है, 22 जुलाई है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है, वही है वही जो राम रची राखा, को करी करत बढ़ा वही शाखा। दोनों उप मुख्यमंत्री ठीक ठीक 22 जुलाई वाले हैं, ठीक ठीक। ध्यान दीजिएगा, मामूली बात नहीं है ये। और जो एकनाथ शिंदे का भाग्यांक 4 बना है ना, भाग्यांक 4, वो भी 22 से बना है। ये इन तीनों लोगों के बीच में क्या कुछ कॉमन है? यानी देवेंद्र फडणवीस जबरदस्त पितृदोष वाले हैं, अजित पवार भी जबरदस्त पितृदोष वाले हैं, और एकनाथ शिंदे तो जबरदस्त पितृदोष वाले हैं ही। और हम कई बार एक और आदमी का जिक्र करते हैं, एकनाथ खड़से, बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीति का, वो भी जबरदस्त पितृदोष वाले। उनके पुत्र की आत्महत्या के बाद में उनका पित्त बढ़ गया, और देवेंद्र फडणवीस के जो मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे, इनके पुत्र की जो समुद्र में डूबने से मौत हुई थी, उसके बाद में इनका पितृदोष ऐसा बढ़ा कि वो पितृदोष जब चलित में वरदान का हुआ, तो बाल ठाकरे की कृपा से राजनीति में क्या से क्या हो गए। अजित पवार के साथ वही चीज है। और अजित पवार ने जिस व्यक्ति के साथ द्रोह किया, गठबंधन तोड़ा, पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ दिया, भाई बहन के खिलाफ बीवी को लड़वा दिया, बाद में उन्होंने माना कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए था, पार्टी तोड़ी, चाचा का साथ, तो वो जो उनके चाचा है शरद पवार, उनके खुद के यही पितृदोष है भाई, बल्कि उनके तो पितृद्रोह की हद तक पितृदोष है। उन्होंने भी 39वें साल में, उम्र के 39वें साल में अपने ही गुरु, राजनीतिक गुरु बसंत दादा पाटिल का 1978 में तख्ता पलट किया था। 40 विधायक लेकर अलग हो गए थे, सरकार गिरा दी, और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने 38 वर्ष की उम्र। तो उनके खुद के वही पितृदोष है, वही उनका जो अघोषित वारिस अजित पवार, उनके पितृदोष है। अब ध्यान दीजिएगा, अजित पवार 22 जुलाई 1959 बुधवार वाले हैं, मूलांक 4, भाग्यांक 8। अरे भाई, अभी कल परसों तरसों में हमने बार बार ये जिक्र किया कि 4 8 8 4 ये जब आते हैं इसे प्रेत युति कहते हैं। बहुत बुरी युति होती है ये। अगर बृहस्पति यानी अंक 3 किसी का अच्छा हो तो इनसे अच्छा फल ले सकता है, वो अगर अच्छा नहीं हो, ये प्रेत युति आदमी का क्या से क्या कर देती है। 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं अजित पवार, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा पूरे देश में कि एक व्यक्ति भिन्न भिन्न पार्टियों और गठबंधनों में रहकर 5 बार उप मुख्यमंत्री बना है अपने 33 वर्षों के राजनीतिक करियर में। क्योंकि पहला चुनाव विधायक का जीता अजित पवार ने बारामती से 1991 में, चचा की सीट थी। 33 वर्षों में एक आदमी 5 बार उप मुख्यमंत्री बना, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। इनके नामांक 7 है। उसके बाद में बुधवार के क्रम दिनकांक 5 है, वो दिनकांक 5 इनके भाग्यांक 8 के साथ मिलता है, तो विरोधी युति है 8 और 5 की। वो दिनकांक जब 5 इनके मूलांक 4 के साथ मिलता है, बुध जब राहु के साथ मिलता है, तो बुध तो क्या है, नपुंसक ग्रह है, वो तो 7 वाला
जो होता है वैसा ही वो हो जाता है उसकी संगत में, जो साथ वाले का फल है वो भी वैसे ही देने लगता है। तो ये जो प्रेत युति इसको इसका प्रतिशत बढ़ा दिया। फिर मासांक नामांक की तरह सात है, फिर वर्षांक 6 है। अजीत पवार का वर्षांक 6 तो भाग्यांक 8 के साथ में शुक्र भ्रष्ट हो गया। याद कीजिए अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के कितने कितने बड़े आरोप हैं, और यही भाजपा वाले अजीत पवार के साथ आने से पहले क्या कर रहे थे, हजारों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के उनकर आरोप है, ईडी वीडी पता नहीं क्या क्या जांचे हैं, और वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 ऐसा कुछ कह रहे थे ये। अब क्या है, अजीत पवार का जो जन्म का चलित अंक है वो 1 और 4 है। ये 1 और 4 इनके भाग्यांक 8 के साथ में 4 माइनस 4 माइनस यानी कि 8 माइनस बनाता है। अजीत पवार के पक्ष में बस एक ही बात चल रही है, और वो ये है कि अगली 21 जुलाई तक इन्हें चल रहा है 66वां वर्ष, और उसका अंक बना है 3। हालांकि वो 66 के 6 और 6 इनके मूलांक 4 के साथ विरोधी युति में है। वे 6 और 6 इनके भाग्यांक 8 के साथ में शुक्र भ्रष्ट कर रहे हैं। भ्रष्ट, ये भ्रष्ट बोलते समय हमारे चेहरे पर जो भाव आ रहे हैं ना, समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। शुक्र भ्रष्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या है, पहले जब तक आप किसी आदमी के अंकों की फितरत, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे भविष्यवाणी कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे आप? ये थोड़ा है कि ये जब दिना कि हाँ भाई ये इनके साथ ये होगा बोल दिया, ये फतवा जारी, ये फतवेबाजी ज्योतिष को बदनाम करती है। फतवेबाजी बिल्कुल नहीं। कुछ मित्रों का स्वागत कर ले, मनीषा चौहान जी जय श्री राम, प्रवीण बडाडे जी जय श्री राम, देवेंद्र कुमार जी जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ अगर ये लाइव का लिंक भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो अब क्या है, ध्यान रखिएगा, अब ऊपर से क्या है, 1 जनवरी से जो कैलेंडर वर्ष है वो क्या आ गया, 8। कैलेंडर वर्ष कौन सा आ गया, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो ये वो इनका जो अजीत पवार का भाग्यांक 8 है उसका ही रूप है 8। हम बता चुके हैं कि अंक 8 क्या करता है, इनके मूलांक 4 के साथ प्रेत युति है, तो कैलेंडर वर्ष भी इनके मूलांक 4 के साथ प्रेत युति में, दोनों प्रेत युति है। अब ऐसी अवस्था में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये दोनों प्रेत युतियां इनके लिए बहुत खराब है। और प्रेत युतियां जब तक उसका कोई पितृ व्यक्ति जीवित होता है, परिवार का बड़ा, दादा पिता चाचा ताऊ बड़ा भाई जीवित होता है, अगर वही राजनीति में होता है, तो ऐसे आदमी के लिए परिस्थिति ये होती है कि जहाज के पंछी की तरह, जैसे समुद्र में जहाज होता है ना, तो समंदर के जहाज का जो पंछी है वो कहता है मैं उड़ के चला जाऊंगा, जाता है कितनी दूर जाए, आगे कहीं पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, जमीन नहीं है, कहाँ जाएगा, आएगा तो वापस जैसे फिरी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। तो ज्योतिषीय सुझाव तो ये है इनके लिए कि अच्छा ही रहेगा चाचा की पार्टी में चले जाएं, क्योंकि चाचा की पार्टी के अंक शुभ हैं, उनके गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के अंक शुभ है, चले जाएंगे तो हो सकता है वहां भी इनको सत्ता की मलाई मिल जाए। अब ये 25 अक्टूबर 2012 को 54वें साल में अंक 9 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 23 नवंबर 2019 को बने, और देखिए ये जब 2019 को पहली बार बने 10/11/2010 को, दूसरी बार 25/10/2012 को, तीसरी बार 23/11/2019 यानी 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद। अब उस समय उस प्रकरण में हमारी इतनी बड़ी भूमिका रही है वो यहाँ नहीं बताई जा सकती, वो ऑफ द रिकॉर्ड योग्य व्यक्ति को बताई जा सकती है, और जो लोग हमारे परिचित और राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे उन्हें पता है सारी बात। और फिर जब ये बन गए फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, तो उन लोगों का था अरे ये क्या हो गया, ये तो बन गए। तो उन लोगों को हमारा कहा हुआ आज भी याद है कि प्रेत युति में बनी हुई सरकार है, 4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, अधिकतम 4 दिन। 23 तारीख को शनिवार को वो सरकार बनी थी, और 26 तारीख को चौथे दिन मंगलवार के दिन वो सरकार गिर गई। कौन सी? उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे वाली सरकार बनी, उसमें भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। तो चौथी बार बने 28/11/2019 को, और उसके बाद में 5वीं बार बने 2 जुलाई 2023 को, लगभग पौने 14 महीने पहले। अब ध्यान ये दीजिएगा कि अब इनके लिए एक तो 2024 खराब वर्ष है, और उसके बाद इनकी उम्र का 67वां साल वो भी खराब है।
लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर खराब 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 तो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनकी पटरी बैठ रही है एकनाथ शिंदे के साथ, इनकी पटरी देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बैठ रही है, तो फिर ये मामला कैसे चल रहा है? ये यारी कैसे निभ रही है? ये कैसे निभ रही है यारी? देखिए, सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये है कि ये 65वें साल में बने हैं उप मुख्यमंत्री, अभी लास्ट 2 जुलाई 23 में अंक बना 65वें का 2। वो 65वें का 2 इनके मूलांक 4 के साथ 2 प्लस बनाता है और इनका भाग्यांक 8 उस 2 के साथ 1 प्लस बनाता है। इनका वर्षांक 6 उसके साथ 1 प्लस बनाता है। चलित अंक 1 और 4 के साथ में वो 2 का अंक 2 प्लस बनाता है। इनका आयु अंक जो है उस समय 2 था, वो आयु अंक 2 क्या कर रहा है? दिन अंक 5 बुधवार, वो उस 2 के साथ 2 प्लस बनाता है। तो इतनी प्लस वाली युतियां थी, थोड़े समय के लिए थी, लेकिन वो एक विंडो खुली, उस विंडो में ये घुस गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। अब ध्यान ये दीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस की भी हमने बात की। मित्रों, 8 मार्च 2024 को अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हम देवेंद्र फडणवीस के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में, अजित पवार के बारे में बातें रख चुके हैं, भविष्यवाणियां पूरे वर्ष 2024 के बारे में। 8 मार्च 2024 को जाके देखिएगा वो वीडियो। अब इस लाइव के लिंक के साथ वो वीडियो अटैच करना हम जानते नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं, वरना एक वो विधि भी है कि इसी में वीडियो अटैच कर दो तो ये वीडियो खत्म होते ही आपको वो दिखना शुरू हो जाता है। अब वो नहीं पता हमें, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। तो उन तीनों वीडियो में हम बात बता चुके हैं कि क्षमा कीजिए, महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इन तीनों में से कौन पद पर दिखेगा, कौन नहीं दिखेगा। तो जब देवेंद्र फडणवीस की बात करें विस्तार से तो उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन वे हैं 22 जुलाई 1970 वाले, मूलांक 4, वही जो अजित पवार का है, और भाग्यांक 1, ये पितृदोष 1 और 4, पितृदोष 1 4 का विरोधी, नामांक 5 है, आयु अंक अभी 55वें साल के कारण से 1 है, ये दोहरी बुधादित्य युति है, मासांक 7 है, वर्षांक 8 है, ये 8 इनके मूलांक 4 के साथ में क्या बना रहा है? प्रेत युति। और ये जो वर्षांक 8 है, ये इनके भाग्यांक 1, इनके आयु अंक 1 और इनका जन्म का चलित अंक 1 4, तो 3 बार 1 और 1 बार 4, इन चारों के साथ में ये वर्षांक 8, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 चौके 16 माइनस बना रहा है। और ये वर्षांक 8 इनके नामांक 5 और दिन अंक 5 के साथ में 1 1 माइनस, तो 16 और 2 18। अब आप सोचिए कि जब 18 की इतनी अवस्था है और ये वर्षांक 8 इनके मूलांक 4 के साथ में फिर 4 मई, तो 18 और 4 22। समय बहुत बुरा है। और आज की बात नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के लिए हम 2019 में कह चुके हैं कि ये दिल्ली चले जाएं, इनका भाग्य दिल्ली बुला रहा है, ये जिद करके बैठे हैं। हम आज से लगभग 2-1 वर्ष पहले स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी को फोन पर, हमारे और उनके कॉमन है, वो उनके घर गए, वहां से फोन पर बात करवाई, देर रात का समय था। देवेंद्र फडणवीस जी को हम खुद निवेदन कर चुके हैं, और जब उद्धव सरकार हुआ करती थी, हमारे डायरी में देखेंगे तो वो तारीख भी हमारे पास आ जाएगी कि कौन सी तारीख थी। तब उद्धव ठाकरे सरकार हुआ करती थी, हमने फडणवीस जी से कहा ये सरकार जून में गिर जाएगी, वो शायद 21 की बात है, उसमें कई महीने बाकी थे। हमने कहा ये जून में सरकार गिर जाएगी। बोले फिर किसकी बनेगी? मैंने कहा आप लोगों की तो नहीं बनेगी। हमने कहा आप लोगों की सरकार तो नहीं बनेगी, यानी भाजपा की नहीं बनेगी, मतलब मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं होगा। तो बोले मुख्यमंत्री कौन होगा? हमने कहा आप तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल स्पष्ट कहा था मुंह पर, आप तो बनते नहीं दिख रहे, आप नहीं बनेंगे, तो कौन बनेगा? उन्होंने पूछा फडणवीस जी ने, तो हमने कहा था कि भाई जो बनेगा वो दिख नहीं रहा है, अभी हमें नहीं दिख रहा कौन बनेगा, लेकिन आप नहीं बनेंगे। अब बताइए, समय एकनाथ शिंदे का नाम ही कितने लोग जानते थे, तो हमने उस पर काम किया नहीं, हमें क्या पता शिंदे बनेंगे, लेकिन फडणवीस नहीं बनेंगे। उस समय भी उन्हें कहा था आप दिल्ली आ जाइए। उसके बाद में नेशनल चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर भविष्यवाणी की, सोशल मीडिया पर की, अपने ब्लॉग पर की,
कि भाई देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला रही है, उन्हें दिल्ली जाना चाहिए, वहां जाएंगे उन्हें बड़ा पद मिलेगा, महाराष्ट्र उनके लिए हानिकारक है। और जब तक वे महाराष्ट्र में है, हानि हानि रहेगी। अजित पवार के साथ वही बात है। अजित पवार अब जितना कुछ जो हाथ में है, जैसे जो उनके हाथ में है ना, पद है, पावर है, सत्ता है, अजित पवार सोच रहे ये पकड़े रखूं, ये मेरे हाथ से छूटे नहीं। देखिए हम उन बातों पर नहीं जाना चाहते कि अजित पवार इधर इसलिए आए कि ईडी में उनके खिलाफ केस थे। कई मित्र कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये राजनीतिक बातें हैं, ये कानूनी बातें हैं कि ईडी के डर से आए। हम वो बात इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो ज्योतिष का विषय नहीं है, लेकिन हम बता चुके हैं कि अजित पवार का शुक्र भ्रष्ट है, और हम क्या कहना चाहते हैं भी हमने बता दिया था। तो अजित पवार के खाते में ये है कि पहले तो भाग्य कह रहा है भैया अभी जो तुम्हारे हाथ में है, अगर यही पकड़े रहोगे कि नहीं नहीं अब तो ये मेरे हाथ से नहीं छूटे, तो फिर ये भी जाएगा और भी बहुत कुछ जाएगा। रजनीश जोशी जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। जो कुछ हाथ में है वो भी जाएगा और भी बहुत कुछ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? समय विपरीत है। 67वां साल भी उनकी उम्र का विपरीत है। 21 जुलाई 2025 तक भी खराब है, और उसके बाद में उनका तो पूरा 2025 खराब है, 2026 खराब है। अजित पवार के तो अब 2.5 साल तो अगले खराब ही है, आगे नहीं जा रहे, हम यहीं पर रह रहे हैं 2.5 साल, और बुरे हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना है? जैसे एक आदमी घर से निकला है, घर से निकलने के बाद में गया 5-10 किलोमीटर चल गया, अब मौसम बुरी तरह खराब हो गया। बुरी तरह खराब कि वो आदमी या तो वहां कहीं नाले में गिरेगा, सड़क पर बहते पानी में बहेगा, या वो आदमी इतना भीग जाएगा कि पता नहीं, जो भी होगा उसके साथ बुरा होगा। तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? पलट कर घर आ जाना चाहिए। आगे बढ़ेगा तो बड़ी हानि है। शरद पवार के क्या अंक हैं? 12 दिसंबर 1940, मूलांक 3, भाग्यांक 2। आपको एक चीज मालूम है ना, वैसे तो राजनीति में चाणक्य शब्द पता नहीं पट्टे उल्लू के किसी के भी साथ लगा देते हैं। कोई ऐरा गहरा नत्थु करा उसे भी राजनीति का चाणक्य। चाणक्य शब्द हर किसी के लिए नहीं लगता है, और चाणक्य शब्द को लोगों ने दुष्ट राजनेताओं से जोड़ दिया कि राजनीति में दुष्टता। लेकिन शरद पवार मास्टर माइंड है महाराष्ट्र की राजनीति के। और हमारे स्रोत बताते हैं कि 1991 में जबकि राजीव जी की हत्या के बाद वाले फेज में अच्छी सीटें मिली कांग्रेस को, पहले वाले फेज में अच्छी नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस को जब सरकार बनाने की नौबत आई तो शरद पवार ने अपने पक्ष में खूब माहौल बनाया, एक अभियान चलाया कि मुझे कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनाया जाए। और तब सोनिया गांधी ने, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि क्या पता वो लोग आपत्ति कर लें, दोनों हमारे बहुत प्रिय हैं, दोनों में से एक तो अति प्रिय है, उन 2 कांग्रेस नेताओं को, एक तो अति प्रिय, दूसरे ठीक ठाक है, उन 2 कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी कि जाइए और नरसिंह राव के पक्ष में अभियान चला के ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवा कर लाइए सांसदों के। तो शरद पवार उस समय चूके थे प्रधानमंत्री बनने से। मास्टरमाइंड आदमी है ये राजनीति के, महाराष्ट्र की राजनीति के विशेष रूप से। कहां से? ध्यान दीजिएगा, 12 दिसंबर, मूलांक 3, दिसंबर का अंक 3, चलित का अंक 21 नवंबर से 20 दिसंबर 3, उसके बाद में भाग्यांक 2। इतना योजनाकार रणनीतिकार व्यक्ति, फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद में अभी तो आयु 84वां वर्ष, तो 3, तो ये 3-4 तरह के बृहस्पति आ गए, 1 2 3 4 बृहस्पति अभी चल रहे हैं शरद पवार के अभी। और ऊपर से वर्ष कौन सा है? 2024, 8 का अंक है, ये 4 3 3 3 3 और ये 8, तो ये मित्र हैं, ये 4 3 इसके मित्र, ये 8 इनका मित्र है, 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, और ये दोनों, ये 3 और 8 मिलकर परिवर्तन करते हैं, उठापटक करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि शरद पवार की पार्टी का ऑफिशियल नाम चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, ये सब वापस आने का समय आ रहा है। तो इसका अजित पवार से क्या लेन देन है? लेन देन है भाई, उन्होंने यही तो पार्टी तोड़ी थी, यही तो अपने गॉडफादर को पितृद्रोह करके पितृपुरुष को छोड़ा था। शरद पवार और अजित पवार का अगर लेन देन नहीं तो फिर तो पूरे दुनिया में अजित पवार का पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से किसी से लेन देन है ही नहीं।
और एकनाथ शिंदे की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है कि उन्हीं की सरकार में मुख्यमंत्री है, तो क्या आगामी जो अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होने महाराष्ट्र में, तो क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस क्या फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रश्न उठता है भाई। अब ये तिकड़ी है ना, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, ये तिकड़ी है, प्रश्न बहुत बड़ा उठता है। तो अजित पवार को हम बता चुके हैं 2.5 वर्ष बड़े खराब शुरू हुए हैं 22 जुलाई से, 2.5 वर्ष। चुनाव तो अभी 2024 में अंक 8 का समीकरण हम बता चुके हैं अजित पवार के क्या है। दिलीप कोपारकर जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। दिलीप जी, आपके नाम से ऐसे लगता है आप महाराष्ट्रियन है ना, तो निश्चित रूप से आपकी तो इस मामले में, और आपका नाम पहले भी आया है, शायद आप ही ने पूछा था कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में बताइए, कब बताएंगे, या ऐसी कोई टिप्पणी हमें याद आ रही है। अगर ये बात सही है तो कृपया आप अपनी सहमति या असहमति हाँ या ना लिखिएगा। अब ध्यान ये दीजिएगा, महाराष्ट्र क्या चीज है? राष्ट्र में महाराष्ट्र होना ऐसे ही तो नहीं होता है। भारत एक राष्ट्र है और इसका प्रदेश महाराष्ट्र है। ये राजनीति में महा है, बड़ा है। यहाँ की राजनीति हमेशा ही जटिल रही है, सरल कभी रही नहीं। बसंत दादा पाटिल का जब 1978 में तख्ता पलट कर दिया था शरद पवार ने, और इंदिरा गांधी जैसे 1980 में सरकार में, उन्होंने शरद पवार की सरकार बर्खास्त कर दी, और उसके बाद में जब AR अंतुले बनाए गए तो वही शरद पवार जो है थोड़े समय बाद कांग्रेस में आ गए। पहले अपनी कांग्रेस एस अलग से बनाई, जिनमें इनके राष्ट्रीय महासचिव होते थे S उन्नी कृष्णन, पता नहीं वो कहाँ है, गायब है वो तो। वो कांग्रेस एस फिर मिला दी, यहाँ फिर अलग हो गए, NCP बना दी। अब उसके साथ में ये बहुत उठापटक, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी जटिल है, कभी सरल रही ही नहीं है ना। हाँ दिलीप कोपारकर जी, देखिए हमारी याददाश्त को दाद दीजिए कि आपकी बात याद रह गई और आपका नाम भी याद रह गया। तो ये अजित पवार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब जरा सा हम बता दें तीनों वीडियो के बारे में जो 8 मार्च 2024 को हमने डाले थे, एकनाथ शिंदे के बारे में, अजित पवार के बारे में और देवेंद्र फडणवीस के बारे में। हम वहां से एक एक बात उठाकर यहाँ कोट करेंगे। यानी जितने मित्र देख रहे हैं, अगर वे इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, लाइव को, तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमें लगेगा आपको पसंद आ रहा है, आप देख भी रहे, पसंद भी कर रहे हैं, थोड़ा सा कर दीजिए। और हुआ क्या, अब हुआ ये कि वो जो देवेंद्र फडणवीस वाला वीडियो है उसमें हमने लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार में अभी जिस पद पर है, मतलब एक ध्यान दीजिएगा, भाषा बड़ी ध्यान से, कल को आप ये नहीं कहें कि आपकी भविष्यवाणी गलत गई, नहीं, हम बहुत संभल कर बोलते हैं, हमारे यहाँ स्लिप ऑफ टंग स्लिप ऑफ पेन नहीं होता है। फंबल हो जाए बात दूसरी है। हम कभी राजनेताओं की तरह ये नहीं कहेंगे कि हमारे कहने का मकसद ये था लेकिन आपने गलत समझ लिया। फिर से कह रहे हैं, आज जिस पद पर देवेंद्र फडणवीस हैं, यानी एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा चुनाव के बाद हमें लगता है कि इस पद पर फडणवीस नहीं रह पाएंगे, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमें ऐसा नहीं लगता चुनाव के बाद। अब बात करते हैं अजित पवार की, तो अजित पवार भी अभी वाले पद पर विधानसभा चुनाव के बाद रहेंगे, हमें नहीं लगता। यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो और उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो, हमें ऐसा नहीं लगता। रुकिए, शिंदे जी के बारे में भी बोलना बाकी है। तो हमें, हमारी गणना ये कह रही है, उन वीडियो में हमने कहा है एकनाथ शिंदे वर्तमान में विधानसभा चुनाव के बाद रहे, हमें ऐसा नहीं लगता। यानी एकनाथ शिंदे मंत्री, फडणवीस रहे उप मुख्यमंत्री, अजित पवार रहे उप मुख्यमंत्री, ये ढांचा हमें नहीं दिखता। चलो ये छोड़िए, हमें ये भी नहीं दिखता कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें नहीं लगता ऐसा। अब आप कहेंगे लगता नहीं लगता, क्या बात है यार, सीधे सटाक बोलते हैं क्यों नहीं, जैसे आप दूसरे मामलों में बोलते हैं। तो उसका कारण है, देखिए निजी अंक बोल रहे हैं। अब चुनाव की जब मतगणना की तारीख आएगी ना, तो उसके अंक भी तो महत्वपूर्ण है। वो मायने नहीं रखते क्या? वो बहुत मायने रखते हैं। उस समय भाजपा के कौन से अंक होंगे, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कौन से अंक होंगे, अजित पवार वाली एनसीपी के कौन से अंक होंगे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कौन से अंक होंगे, एनसीपी शरद पवार के कौन से अंक होंगे, कांग्रेस के कौन से अंक होंगे, नाना पटोले के कौन, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के कौन से अंक होंगे। उतने अंकों को लेकर हम करेंगे भाई। अभी तो हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लगे हुए, क्योंकि इन दोनों के 4 अक्टूबर मतगणना की तारीख घोषित हुई है। लेकिन इन तीनों के, फडणवीस,
अजित पवार और एकनाथ शिंदे के अलग अलग वीडियो में हमें लगता है, और हमने उसमें भी कहा है कि फडणवीस को भाग्य अगर दिल्ली ले जाए और वहां बड़ा पद दे दे, भले वो भाजपा संगठन में दे या चाहे सरकार में दे, मोदी सरकार में दे, लेकिन बड़ा पद मिलने के योग है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण आपको देंगे, ध्यान से लीजिए। नितिन गडकरी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, तो भाजपा वहां 2009 का विधानसभा चुनाव हारी, लोकसभा चुनाव हारी, लोकल बॉडी के चुनाव हारी, बीएमसी को छोड़कर। लेकिन जैसे ही वे दिल्ली गए, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला, उन्होंने भाजपा कार्यालय की काया पलट कर दी, भाजपा को क्षेत्रों में इतना मजबूत कर दिया कि 2014 में भाजपा का वही संगठन जो उन्होंने, अच्छा, नितिन गडकरी ने दिसंबर 2009 में पद ग्रहण किया था, 19 दिसंबर को, जहां तक हमें याद है। तो उन्होंने क्या पद मिला? दिल्ली गए तो कौन सा पद मिला? राष्ट्रीय अध्यक्ष। हो सकता है फडणवीस का भाग्य वहां भी खुल जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए भाजपा के, या और बड़ा पद मिल जाए अध्यक्ष के अलावा कोई बड़ा, या मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाए। लेकिन ये हम बात महाराष्ट्र के संदर्भ में कर रहे हैं, और अजित पवार के लिए हम फिर कह रहे हैं, 2 बार बोल चुके, तीसरी बार बोल रहे हैं कि अजित पवार को जहाज के पंछी की तरह अगर भाग्य एक बार फिर से चाचा के पास ले आए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में हमने, आप जाके देखिए महाराष्ट्र की भविष्यवाणी कि कितनी सीटें, 1 सीट दी थी अजित पवार को, शिंदे को कितनी दी, भाजपा को कितनी दी, और कितनी कितनी आई। जो कहा उसके आसपास ये अंक आए, नंबर आए, फिगर अलग नहीं आए। और हम, हमारे सभी परिचित भाजपाइयों को, बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, केंद्र में दूसरी पार्टियों के हमारे बड़े नेता सबसे ये कहते आ रहे थे, भैया ये चुनाव, लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होंगे, और इस कारण से एनडीए को भी बड़ा झटका लगेगा महाराष्ट्र में। इस गलतफहमी मत रहो कि हम पिछली बार 48 में से 41 लाए थे, ये सब कुछ नहीं होगा, वही हुआ। तो अब भाग्य अगर एक बार फिर से अजित पवार को एनडीए से हटा के इधर ले आए तो अचंभा नहीं है। और फिर सुनिए, अगर अजित पवार चुनाव में जाते हैं एनडीए के साथ रहकर तो बड़ा फटका लगेगा, बड़ा फटका। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उसके बाद में ये भाजपा को और एनडीए को बुरा भला कहते हुए छोड़े और फिर चाचा के पास आए। और इनकी पार्टी की कमान, औपचारिक नाम जो अभी इनके पास है एनसीपी का, एनसीपी का जो चिन्ह है, औपचारिक चिन्ह जो पहले वाला चुनाव चिन्ह, वो इनके पास है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये अलग होकर चुनाव, देखिए क्या है, अजित पवार के पास पार्टी का मूल नाम और मूल चुनाव चिन्ह हमें ज्यादा देर लगता उनके पास रहता हुआ दिख नहीं रहा है। या तो अपनी पार्टी का फिर से चाचा के साथ विलय कर देंगे तो नाम चाचा का हो गया, चुनाव चिन्ह इधर आ गया, और नहीं तो ये विधानसभा चुनाव में गए अभी वाले रूप में एनडीए के साथ है, हम तो 20 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत होगी, इतनी बुरी हालत होगी। उसके बाद में ये भाजपा को बुरा भला कहते, एनडीए को हम ये तो नहीं कहेंगे गालियां देते, लेकिन बुरा भला कहते हुए, दोष देते हुए, अपना सारा नुकसान उन पर डालते हुए किनारे हो जाएंगे। और वो पार्टी जो है, जब तब शरद पवार जाएंगे अगर निर्वाचन आयोग, तो हो सकता है निर्वाचन आयोग वो सारा निर्णय उनके पक्ष में कर दे, चुनाव चिन्ह और पार्टी का। कुल मिलाकर अजित पवार का 2.5 साल बहुत बुरा है, ये समय, ये अवधि, ये काल बहुत बुरा है। क्या करना चाहिए राजनीतिक रूप से तो हमने बता दिया कि ये करें। और ये जो अभी शीर्षक आज हमने रखा है, अजित पवार फिर पलटी मारेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका जवाब भी हमने दे दिया है। मित्रों, 4 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र। कोई भी चुनाव एक तरफा नहीं होगा। चलिए, हमने अजित पवार साहब का खाता आज का बंद कर दिया, चलते चलते एक आध बात करें। किसी भी राज्य का चुनाव एक तरफा नहीं होगा, मैदान बिल्कुल खुला है। भक्ति काल के संत मलूक दास जी के दोहे में कहें तो राम दड़ी चौड़े पड़ी, चौड़े मतलब खुले में, राम दड़ी मतलब सत्ता, राम दड़ी चौड़े पड़ी, जो कोई खेलो आए, और कह गए संत मलूक दास, जीते सो ले जाए। किसी भी राज्य में आपको नहीं लगेगा एक तरफा रिजल्ट आया है। हो सकता है चारों ही राज्यों में कोई भी एक पार्टी, गठबंधन की बात नहीं, कोई भी एक पार्टी पूर्ण बहुमत ला ही नहीं पाए। हाँ, कोई गठबंधन ले आए वो बात दूसरी है, चुनाव पहले का गठबंधन
चुनाव बाद का गठबंधन, वो एक अलग बात है। तो चलिए आज का विषय तो यहीं खत्म हुआ। फटाफट आपको 2-3 चीजें दोहरा दें। पहली बात तो है कि भाई सितंबर से महीने में दूसरे और चौथे रविवार को निःशुल्क अंक ज्योतिषीय प्रावधान रहेगा और सप्ताह में 4 दिन यानी कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार हम आपके सामने लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। शेष समय में कोशिश करेंगे दिन खाली नहीं जाए, आपको उपयोगी वीडियो मिल जाए। और ये सब तभी हो पाएगा निःशुल्क परामर्श के प्रश्न वगैरह की जब आप ये चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो ये आपको सुविधा रहेगी। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि हमारे लाइव का लिंक, हमारे वीडियो का लिंक अधिक आप साझा करें, जिससे कि इतनी महत्वपूर्ण बातें जैसे प्रभाकर पाटिया जी कह रहे हैं, उन्हें और किसी को कहना नहीं पड़े कि मेरा फेवरेट विषय था और मैं मिस कर गया, वो नहीं हो। अधिक लोग देश धर्म राष्ट्र धर्म में जुड़े, राजनीति का देश का भला हो, इसके लिए अधिक से अधिक ये साझा कीजिए। और रहा सवाल मित्रों इस बात का कि आपके कुछ और प्रश्न हैं, बिल्कुल लेंगे। अब जैसे आज हमें बुरा नहीं लगा यशस्वी शर्मा जी की जो बात है, ये ऐसा नहीं कि हमें बुरी लगी हो, बुरी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कहा है ना, तो हमें नहीं पता कि 30 मार्च को 2025 को किसने क्या कर रखा है। देखिए क्या है, ये यूट्यूब का जमाना है, कोई भी आया बैठा जो कुछ है बोल गया। तो अब या तो जिस व्यक्ति ने कहा है उसी से पूछिए, यही हमने यशस्वी जी से कहा, उसी से पूछिए भाई आपने क्या कहा। हमारी तो नजर में जब जो चीज आएगी वो हम कहेंगे। हम T20 भी खेलते हैं, हम टेस्ट मैच भी खेलते हैं। बाकी आप अपना सुझाव भी लिखिए कि और किस-किस विषय पर बात रखी जा सकती है, हम उस पे करेंगे। हमारे पास आपके सुझाव बराबर आ रहे हैं। तो मित्रों आज अब यहीं विराम देना पड़ेगा। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से अब आपसे विदा चाहूंगा। आज के आनंद की जय, शुभ रात्रि, जय श्री राम।